अर्थ संपदा सृजन विश्वास भरे अदृश्य हाथों की भूमिका। यह अध्याय अर्थशास्त्र जैसे प्राचीन साहित्य के विचारों से प्रेरित है, जो भारत की समृद्धि और आर्थिक विकास के लिए नीतिपरक अर्थ संपदा सृजन के महत्व का समर्थन करता है। इस अध्याय में नीतिपरक अर्थ संपदा के सृजन में बाजार द्वारा निभाई गई भूमिका तथा सरकार किस प्रकार उन बाजारों की उन्नति के लिए विश्वास का माहौल सृजित कर सकती है पर प्रकाश डाला गया है। अर्थ संपदा सृजन का महत्व जानते हैं। तो इस विषय की आर्थिक समीक्षा में यह उल्लेख किया गया है कि हमारी सदियों पुरानी परंपराओं ने हमेशा अर्थ संपदा के सृजन को प्रोत्साहित किया है। इस कारण विदित आर्थिक इतिहास की 3/4 से अधिक अवधि तक भारत वैश्विक स्तर पर प्रमुख आर्थिक शक्ति रहा है। इस प्राचीनतम विचारधारा का समकालीन प्रमाण वर्ष 1951 में उदारीकरण के पश्चात भारत की जीडीपी और प्रति व्यक्ति जीडीपी में हुई प्रचंड वृद्धि से परिलक्षित होता है और यह शेयर बाजार में धनार्जन के अनुरूप है। देश के शीर्ष 100 धनी उद्यमियों फोर्ब्स द्वारा प्राकलित के डेटा के विश्लेषण के आधार पर इस समीक्षा में यह दर्शाया गया है कि किस प्रकार एक नैतिक कंपनी द्वारा अर्जित धन संपदा उस कंपनी के कर्मचारियों, सरकार, कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं और देश के आम नागरिकों को प्राप्त होने वाले लाभों से दृढ़ता के अंतर संबंधित होता है। खुली अर्थव्यवस्था के माध्यम से अर्थ संपदा सृजन बाजार अर्थव्यवस्था इस सिद्धांत पर आधारित होती है कि संसाधनों का दृष्टतम आवंटन तब होता है जब नागरिक उन उत्पादों या सेवाओं का स्वतंत्र रूप से चयन करने में सक्षम होते हैं और जो वे चाहते हैं। समीक्षा में यह उल्लेख है कि बाजार के अदृश्य हाथ के सक्षम करने अर्थात आर्थिक खुलापन में वृद्धि से होने वाले लाभों के बारे में अभी भी संशय मौजूद है। इस तर्क का समर्थन करने के लिए आर्थिक समीक्षा में विभिन्न क्षेत्रों जैसे बैंकिंग, म्यूचुअल फंड, पतन आदि का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है और उल्लेख किया गया है कि वर्ष 1951 के पश्चात जिन सेक्टरों को उदारीकृत किया गया था, उनका विकास उदारीकरण से वंचित रहे सेक्टरों की तुलना में अधिक तेजी से हुआ है। इस सहस्राब्दी के शुरुआती वर्षों में विश्वास का टूटना। तो इस एक बाजार अर्थव्यवस्था में भी राज्य को अदृश्य हाथ की सहायता करने हेतु नैतिक हाथ सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बाजार हर कीमत पर लाभों के अनुसरण में नैतिकता से विचलित हो सकते हैं। तो वैश्विक वित्तीय संकट के संदर्भ में वर्ष 2011-13 की घटनाओं और उसके उत्तरवर्ती परिणामों की अर्थव्यवस्था में विश्वास न्यूनतम की स्थिति उत्पन्न की गई है, जिसने वर्ष 2011 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत को निम्नतम बिंदु के निकट पहुंचा दिया था। आर्थिक समीक्षा में विश्वास को एक सार्वजनिक वस्तु के तौर पर प्रस्तुत किया गया है, जिसके प्रयोग में वृद्धि होने से यह और परिष्कृत हो जाता है। यदि विश्वास ज़्यादा हो तो अवसरवाद की बढ़ी हुई संभावना के बावजूद आर्थिक गतिविधियां फल फूल सकती है। इस सार्वजनिक वस्तु में वृद्धि के लिए आर्थिक समीक्षा में निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। प्रवर्तन प्रणाली को मानकीकृत कर सार्वजनिक डेटाबेस के माध्यम से सूचना असमिति
को कम करना तथा पारदर्शिता में वृद्धि करना। विभिन्न नियामक को यथा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, जिसे हम इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी IBPI के मानव संसाधन में मात्रात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि के माध्यम से पर्यवेक्षक की गुणवत्ता को बढ़ावा देना, साथ ही प्रौद्योगिकी और सांख्यिकी विश्लेषण में महत्वपूर्ण निवेश किए जाने की आवश्यकता है। अर्थ संपदा सृजन के लिए उपकरण। तो आर्थिक समीक्षा के विभिन्न अध्यायों में विस्तार पूर्वक भारत में नीतिपरक अर्थ संपदा सृजन के तरीकों और साधनों का सुझाव दिया गया है। यह अध्याय निम्नलिखित है। तो उद्यमियों के लिए समान अवसर। इस अध्याय में यह विश्लेषण किया गया है कि किस प्रकार उद्यमिता में नए प्रवेशकों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने से संसाधन आवंटन एवं उसकी उपयोगिता में वृद्धि होती है, रोजगार वृद्धि को बढ़ावा मिलता है, अधिक उत्पाद विविधता के माध्यम से व्यापार वृद्धि एवं उपभोक्ता अधिशेष को प्रोत्साहन मिलता है और आर्थिक गतिविधियों की संपूर्ण सीमा में वृद्धि होती है। प्रो बिजनेस बनाम प्रो क्रोनी, व्यापार समर्थक बनाम पक्षवाद। यह अध्याय इस बात पर साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वेल्थ क्रिएशन के लिए स्थापित निवेशकों की तुलना में नए प्रवेशकों के लिए अवसरों के संबंध में कैसे दक्ष रही है। सरकारी हस्तक्षेप। आर्थिक समीक्षा के अध्याय 4 में यह उल्लेख किया गया है कि सरकार की कमान और नियंत्रण का दृष्टिकोण बाजारों के दक्ष प्रचलन में मदद करने की अपेक्षा इसे आघात पहुंचाता है। निर्यात विशेषज्ञता। आर्थिक समीक्षा के अध्याय 5 में यह दर्शाया गया है कि किस प्रकार मेक इन इंडिया में असेंबल इन इंडिया का एकीकरण करने से श्रम गहन उद्योगों में रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा और निर्यात में भी वृद्धि होगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस EODB। आर्थिक समीक्षा के अध्याय 6 में दर्शाया गया है कि पिछले 5 वर्ष के दौरान हुए सुधारों ने भारत की EOBD मतलब कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस EODB रैंकिंग में कैसे सुधार किया। नेक्स्ट है बैंकिंग क्षेत्र। ये सारे टॉपिक्स जो आपको बताए जा रहे हैं यह हमारे आर्थिक सर्वेक्षण में ही हमें डिटेल में समझाया गया है, तो वही यहाँ पे शॉर्ट में बताया जा रहा है। तो जैसे ये है बैंकिंग क्षेत्र। तो अध्याय 7 में दर्शाया गया है कि देश का बैंकिंग क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था के आकार के सापेक्ष बहुत ही कम विकसित है तथा इसमें कुछ ऐसे उपाय सुझाए गए हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों PSBS को अधिक दक्ष बना सकते हैं। NBFC गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सेक्टर से वित्तीय भंगुरता। यह अध्याय शैडो बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम से निपटने हेतु एक तंत्र का सृजन करता है। इस प्रकार NBFC क्षेत्र में प्रणालीगत जोखिम की निगरानी करता है। अब निजीकरण। तो जब सरकार के बजाय निजी क्षेत्र ने व्यवसाय को संचालित किया तो उस स्थिति में प्राप्त हुई उल्लेखनीय दक्षता लाभों के प्रदर्शित करने हेतु एक अध्याय में उदारीकरण के पश्चात केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों CPSEs के प्रदर्शन में आए परिवर्तन को दिखाया गया है। तो इन सभी की वीडियो पहले से ही बनी हुई है डिटेल में, जो भी टॉपिक इसमें बताए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट है GDP सकल घरेलू उत्पाद संख्याओं की भूमिका। तो इस अध्याय में आर्थिक समीक्षा इस बात का सावधानीपूर्वक प्रमाण देती है
कि भारत की जीडीपी समृद्धि के अनुमानों पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि भारत की जीडीपी समृद्धि दर के गलत अनुमान का कोई साक्ष्य नहीं है। नेक्स्ट है थालीनॉमिक्स। तो यह अध्याय अर्थशास्त्र को आम आदमी से जोड़ता है, जिसका प्रत्येक दिन प्रत्येक व्यक्ति सामना करता है, जैसे भोजन की एक थाली। तो अब इसका निष्कर्ष जानते हैं। निष्कर्ष में किसी भी प्रकार की क्षति के बिना अर्जित की गई संपत्ति सुचिता एवं आनंद प्रदान करती है। जब अर्थ संपदा का सृजन होगा, तभी हम उसके वितरण में सक्षम होंगे। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की भारत की महत्वाकांक्षा बाजार के अदृश्य हाथ को मजबूत बनाने एवं विश्वसनीय हाथों से इसकी सहायता करने पर निर्भर करती है। तो अब जानते हैं विश्वास की परिभाषा। वो भी आर्थिक समीक्षा के अनुसार ही बताया जा रहा है। विश्वास आर्थिक समीक्षा में विश्वास को एक सार्वजनिक वस्तु के तौर पर प्रस्तुत किया गया है, जिसके प्रयोग में वृद्धि होने से यह और परिष्कृत हो जाता है। निम्नलिखित विशेषताओं के साथ विश्वास को एक सार्वजनिक वस्तु के तौर चित्रित किया जा सकता है। पहला है गैर बहिष्कार, नेक्स्ट गैर प्रतिद्वंदी खपत, नेक्स्ट है गैर अस्वीकार्य। तो गैर बहिष्कृत नागरिक बिना किसी प्रत्यक्ष वित्तीय लागत के इसका लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट है गैर प्रतिद्वंदी खपत। तो किसी अन्य नागरिक को इस सार्वजनिक वस्तु की आपूर्ति करने की सीमांत लागत शून्य होती है। नेक्स्ट है गैर अस्वीकार्य। तो यह स्वीकार भी होता है, अर्थात सभी नागरिकों के लिए सामूहिक आपूर्ति का अर्थ यह है कि इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अब विश्वास बहलकर्ता के तौर पर आर्थिक नीति के लिए ऐतिहासिक संदर्भ। तो यहाँ मैकियावेली का दृष्टिकोण बताया गया है, अरस्तु का दृष्टिकोण और कौटिल्य का दृष्टिकोण। तो पहले हम मैकियावेली का दृष्टिकोण समझते हैं। यह दृष्टिकोण लोगों को धूर्त स्वभावतः बेईमान के रूप में देखता है तथा उनको दंड नीति के माध्यम से विनियमित करने की वकालत करता है। अरस्तु का दृष्टिकोण। अरस्तु का मानना है कि प्रवृत्तियों और सामाजिक सद्गुणों को विकसित कर अच्छे कानून अच्छे नागरिक तैयार करते हैं। इस प्रकार यह दृष्टिकोण लोगों को आदेश और दंड नीति के बजाय रीति रिवाजों से विनियमित करने की वकालत करता है। कौटिल्य का दृष्टिकोण। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने अनैच्छिक दार्शनिक एवं नीतिपरक रूपरेखा के विचार पर प्रकाश डाला है। यह दृश्य हाथ का न केवल समर्थन करता है, बल्कि पारस्परिक सद्भावना अर्थात विश्वास के महत्व का भी समर्थन करता है। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि एक सार्वजनिक वस्तु के रूप में विश्वास की संकल्पना कोई नवीन तथ्य नहीं है, बल्कि इसके ठोस ऐतिहासिक साक्ष्य भी उपलब्ध है। तो यह हमने समझा अर्थ संपदा सृजन, विश्वास भरे अदृश्य हाथों की भूमिका। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जमीन स्तर पर उद्यमिता एवं धन सृजन।